इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपसे पूछा है कि हाउ डज द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द यूज़ ऑफ पंखा फॉर डेकोरेटिव पर्पस, यानी कि पंखों के सजावटी वस्तु के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, सजावटी वस्तु के उद्देश्य के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उस पर लगा हुआ प्रतिबंध रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कल्चरल रोल ऑफ दीज ट्रेडिशनल फैंस इन इंडिया। आधुनिक भारत में ये पंखों के सांस्कृतिक भूमिका में जो बदलाव आ रहा है उसको किस प्रकार से दर्शाता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पंखा टू डेकोरेटिव यूज शोज दैट, यानी कि जो पंखों का सजावटी वस्तुओं के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उस पर लगा प्रतिबंध इस बात को दर्शाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ रिप्लेस्ड देयर प्रैक्टिकल यूज़, कि जो आधुनिक जो तकनीक है उन्होंने पंखों की जगह ले ली है, जो कि आमतौर पर जो उनका प्रयोग किया जाता था उसकी जगह आधुनिक पंखों ने ले ली है। हावेवर, हालांकि दे कंटिन्यू टू सर्वाइव एज कल्चरल एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज, हालांकि जो पंखे वो आज भी जिंदा हैं एज कल्चरल एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज, यानी कि एक सांस्कृतिक और एक कला की विरासत को लिए हुए, रेदर देन एवरीडे यूटिलिटी आइटम, बजाय इसके कि उनका हर रोज़ प्रयोग किया जा सके पहले की तरह। आज भी वो हैं, लेकिन वो सिर्फ सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को लिए हुए आज भी जिंदा है। उनका सिर्फ और सिर्फ सजावट की वस्तुओं के लिए प्रयोग करने के रूप में उनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद अब हम आ गए हैं वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन उसमें लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर आपके सामने इस चैप्टर से लिए हुए कुछ शब्दों को समूह के रूप में लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ वर्ड्स आपके सामने जैसे कि एक्जोटिक एंड स्टाइलिश, थ्रेड एंड वूल एंड ऑर्नेट एंड इंक्रस्टेड एंड विलेज एंड टाउन, सिल्क एंड ब्रास एंड विद इन एंड आउटसाइड। तो इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें आपको करने क्या है, पहले पॉइंट में आपके लिए लिखा हुआ है कि क्लासीफाई द पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन अबव, यानी कि जो ऊपर जो शब्द दिए गए आपको उनको वर्गीकृत करना है, यानी कि उनको सामूहिक तरीके से लिखना है। इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, जो नीचे आपके सामने जो ये तालिका लिखी हुई है जिसमें अपीयरेंस है, प्लेस एंड मेटल, इसके अनुसार आपको इन शब्दों को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अब जैसे कि इसमें प्लेस के लिए लिखा है विद इन एंड आउटसाइड, तो इसी प्रकार से आपको बाकी के शब्दों को भी लिखना है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको करने के लिए बताया गया कि नाउ फाइंड मोर सच वर्ड्स पेयर फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको इस प्रकार के और भी शब्द उस पूरे चैप्टर में ढूंढने हैं एंड शेयर देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और उनको अपने सहपाठियों के साथ और अपने अध्यापक के साथ आपको साझा भी करना है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स के बारे में, यानी कि जो पंखा है जिस पंखे को बनाने में जो बहुत सारे कलात्मक तरीक़ों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें अगर हम अपीयरेंस के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर वर्ड आता है ऑर्नेट एंड इंक्रस्टेड, यानी कि उन पंखों को सजाना यानी कि अलंकृत करना, एंड इंक्रस्टेड, और उसके ऊपर परत के ऊपर एक परत लगाकर इनको सुंदर बनाया जाता था। दूसरी बात है एग्जॉस्टिक एंड स्टाइलिश, और वो बिल्कुल ही अलग प्रकार के और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से बनाए जाते थे। इंट्रिकेट डिज़ाइन, और उनका डिज़ाइन सबसे अलग हुआ करता था। ग्लिटरिंग और नेट, और उनको चमकदार चीज़ों से सजाया जाता था। कलरफुल बीड्स, और जो रंग बिरंगे जो मोती है उनसे उनको सजाया जाता था। और आप इसमें आगे अपीयरेंस में लिखते हैं, और अपीयरेंस में आगे देखते हैं कि डेलिकेट पंखा, और उसमें एक प्रकार का नाजुक पंखा भी बनाया जाता था, तो जो कि एक प्रकार की घास यानी जिसका नाम सोला था उससे बनाया जाता था। स्टर्डी बम्बू, और उसमें मजबूत जो बांस है उससे भी पंखे बनाए जाते थे। एंड एंटीक पंखाज, और उसमें प्राचीन प्रकार के जो पंखे वो भी हुआ करते थे। सारी चीज़ें यहाँ पर अपीयरेंस के पॉइंट के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्लेस में आप लिखेंगे कि विलेजेस एंड टाउन, यानी कि गांव और कस्बे, विद इन एंड आउटसाइड, यानी कि अंदर और बाहर दोनों तरफ, अजंता पेंटिंग्स, और यहाँ पर जो अजंता की पेंटिंग्स है वो इनके प्लेस के रूप में आप इसमें लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, जो सामान है जिससे कि वो पंखों को बनाया जाता था, उसमें है थ्रेड एंड वूल, यानी कि धागे और ऊन, और सिल्क एंड ब्रास, जिसके अंदर है सिल्क, और जो ब्रास है जो पीतल है उसका प्रयोग किया जाता था। बैम्बू स्टिक, जो बांस की जो लकड़ियाँ उसका प्रयोग किया जाता था। केन एंड पाम लीव्स, यानी कि जो उसमें बैंत और जो ताड़ के जो पत्ते उनका प्रयोग किया जाता था। कॉटन बेस्ड, और जिसमें कपास के आधारित जो वस्तु उनका प्रयोग किया जाता था। इसमें आगे और भी है कि गोल्ड एंड सिल्वर जरी, और वहाँ पर कुछ जो सोने की और जो सिल्वर की जरी का प्रयोग किया जाता था। कार्डबोर्ड का प्रयोग किया जाता था, यानी कि गत्तों का प्रयोग किया जाता था। एंड लेदर, सिल्वर बीड्स, और उसमें चमड़े और सिल्वर और बीड्स जो मोती उनका भी प्रयोग किया जाता था।
इसके बाद आ जाते हैं पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में आपको करना क्या कि फाइंड द वर्ड पेयर ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, राइट द मीनिंग ऑफ दीज एक्सप्रेशंस बाय सिलेक्टिंग देम फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। वन एग्जांपल हैज़ बीन डन फॉर यू। अब इसमें देखते हैं आपके सामने क्या बताया गया है। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि सम कॉमन एक्सप्रेशंस विद एंड हैव अ फिक्स्ड ऑर्डर विच कैन नॉट बी चेंज, यानी कि कुछ ऐसे शब्द समूह होते हैं जिनके बीच में एंड लिख करके उनको फिक्स यानी कि निश्चित कर दिया जाता है और जिनको बदला नहीं जा सकता। द शॉर्टेस्ट एक्सप्रेशंस कम फर्स्ट, यानी कि जो उसमें जो छोटे एक्सप्रेशंस यानी कि जो छोटा शब्द है जिसको बोलने में टाइम कम लगता है वो पहले आता है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ना कि यहाँ पर नॉट बटर एंड ब्रेड, यानी कि बटर एंड ब्रेड नहीं कहेंगे बल्कि ब्रेड एंड बटर कहेंगे, तो इसको निश्चित कर दिया जाता है, इसको बदला नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पर आपके लिए जो पहली जो लाइन है उसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जैसे कि हाई है, कट, इफेक्ट, ऑल, फियर, टाइम, एक्सेट्रा। उसके बाद जो दूसरा शब्द है जैसे कि टीयर है, फास्ट है, सेंट्री, थिन, फिगर, सन, तो आपको इनको आपस में मैच करके एक सही जो इनका शब्द है, जैसे कि इसमें लिखा है कि ऑल एंड सेंट्री, कुछ इस तरीके से सारे शब्दों को आपको बनाना है और साथ साथ इसका मीनिंग भी समझाना है। तो आइए देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो इसके बाद आपके सामने कुछ पॉइंट और भी लिखे हुए हैं जैसे इसमें लिखा है कि नाउ मैच द फॉलोइंग मीनिंग विद द करेक्ट वर्ड पेयर क्रिएटेड अबव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी, यानी कि यहाँ पर उनका कुछ मीनिंग लिखा हुआ है तो ये मीनिंग उनसे आपको मैच भी करना है। दूसरा पॉइंट है द डैमेज टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल यूज़। उसके बाद है एक्यूरेट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अगला है इवन when there are problems or difficulties। उसके बाद है everyone not just a few special people। उसके बाद है often, on, many or all occasions। उसके बाद है to make a quick or sudden escape। तो ये सारे कुछ मीनिंग है, तो इन शब्दों को आपस में फिक्स करके आपको इन जो ये आपके सामने जो अर्थ दिया है उनका आपको उनसे मैच करना, उनका मिलान करना, और जो मीनिंग बनेगा उस मीनिंग को आपको इन सारे मीनिंग से मैच करना है कि कौन से शब्द समूह का क्या अर्थ बनने वाला है। तो इसमें आप सबसे पहले एक शब्द समूह बनाएंगे जैसे कि आपके सामने वर्ड लिखा है हाई, तो इसको आप मैच करेंगे ड्राई से, तो इसमें बन जाएगा हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई का जो मीनिंग है यहाँ पर यह है कि इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी, यानी कि एक बहुत ही कठिन स्थिति में जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई सहायता न मिले, यानी कि बिना किसी सहायता के या फिर बिना किसी पैसे की स्थिति को यहाँ पर बोलेंगे हाई एंड ड्राई। उसके बाद शब्द आपके सामने है कट, कट एंड उसके बाद आप देखते हैं कट एंड रन। अब यहाँ पर जो है रन वही यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इसमें लिखेंगे कट एंड रन। कट एंड रन का जो शाब्दिक अर्थ है वो बनेगा पॉइंट नंबर 7 में जा करके, जिसका अर्थ रहेगा कि टू मेक अ क्विक और सडन एस्केप, यानी कि तुरंत जल्दी से भाग जाना। इसके बाद आपके सामने लिखा है फैट, फैट को आप यहाँ पर फिक्स करेंगे फिगर से, तो ये बन जाएगा फैक्ट एंड फिगर, जिसका अर्थ रहेगा पॉइंट नंबर 3 यानी कि एक्यूरेट एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक सटीक और पूरे विस्तार पूर्वक सूचना। इसके बाद आपके सामने लिखा है ऑल, जिसको आप इसमें मैच करेंगे ऑल एंड सन्ड्री, सन्ड्री यहाँ पर ये लिखा है, तो ऑल एंड सन्ड्री का जो शाब्दिक अर्थ रहेगा उसका मतलब है पॉइंट नंबर 5 से, यानी कि एवरीवन नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल, यानी कि हर एक वो व्यक्ति जो कि एक विशेष व्यक्ति नहीं है। इसके बाद आप शब्द लेते हैं वियर, जिसको आपका कॉम्बिनेशन करेंगे टीयर से, तो बन जाएगा वियर एंड टीयर, तो इसका मतलब हो जाएगा द डैमेज टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल यूज, यानी कि किसी भी वस्तु का नॉर्मल यूज़ करते हुए खराब हो जाना। इसके बाद आप लेते हैं टाइम, जिसको आप कॉम्बिनेशन करते हैं टाइम एंड अगेन, तो यहाँ पर अगेन किधर है, अगेन यहाँ पर है, तो टाइम एंड अगेन का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ होता है पॉइंट नंबर 6 यानी कि ऑफन, यानी कि आमतौर पर, प्राय, ऑन मैनी और ऑल ओकेशन, यानी कि आमतौर पर इसका मतलब हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर शब्द लेते हैं थिक, जिसका कॉम्बिनेशन आप करते हैं थिन से, थिन यहाँ पर ये रहा, यानी कि थिक एंड थिन का मतलब होता है इवन व्हेन देयर आर प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज, यानी कि यहाँ तक कि जब आपके सामने दिक्कतें और समस्याएं हों। इसके बाद आपके सामने है लास्ट का शब्द यानी कि हार्ड, अब इसके साथ में जो है फास्ट, तो इसमें आ जाएगा हार्ड एंड फास्ट, तो इसका अर्थ रहेगा स्ट्रिक्ट एंड फाइनल डिसीजन, यानी कि निश्चित रूप से एक सटीक डिसीजन। तो इस तरीके से जो आपके सामने जो शब्दों को समूह को जोड़ करके आपके सामने जो एक इनका फिक्स्ड एक्सप्रेशंस बना है जिसको बदला नहीं जा सकता है, जैसे कि आपके सामने लिखा है पॉइंट नंबर 1 हाई एंड ड्राई, इसको हाई एंड ड्राई ही कहेंगे, ड्राई एंड हाई नहीं कहेंगे। इसके बाद है कट एंड रन, इसको आप रन एंड कट नहीं कहेंगे। इसी तरीके से फैक्ट एंड फिगर, ऑल एंड सन्ड्री, वियर एंड टीयर, टाइम एंड अगेन, थिक एंड थिन एंड हार्ड एंड फास्ट, फास्ट एंड हार्ड नहीं कहेंगे।
तो इस तरीके से ये कुछ शब्द समूह होते हैं जिनका अर्थ आपके सामने लिखा हुआ है, आप इनको याद करेंगे। इसके बाद अब आ जाते हैं पार्ट थर्ड, जिसमें लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड कॉम्बिनेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर इस चैप्टर से आपके सामने कुछ वर्ड और भी लिए गए हैं जो कि एक प्रकार से फिक्स शब्द होते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो लिखा है इसमें है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड, यानी कि एक प्रकार से निश्चित आजीविका यानी कि टिकाऊ इनकम। इसके बाद आपके सामने लिखा है कि एस्थेटिकली प्लीजिंग, यानी कि एक प्रकार की सुंदर रूप से सुखद, यानी कि एक सुंदरता का सुख। इसके बाद लिखा है कि एप्रिशिएटिंग द कल्चर, यानी कि संस्कृति की सराहना करना, यानी कि तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो इसके बाद आपके सामने लिखा है कि द गिवन फ्रेजेस आर कन्वेंशनल कॉम्बिनेशंस जस्ट लाइक फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, की इस प्रकार के जो शब्द है ये भी फिक्स शब्द होते हैं, इनको भी बदला नहीं जा सकता। सच कॉम्बिनेशन आर कोल्ड कोलोकेशन, यानी कि इस प्रकार के जो शब्दों का जो मेल होता है, यानी कि शब्दों का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, इनको बोला जाता है कोलोकेशन। तो ऐसे कोलोकेशंस के बारे में आपके सामने कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं। इसमें आगे आपको करना क्या है, तो आपको इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट उसमें लिखा है कि चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड कोलोकेशंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि आपके सामने कुछ सेंटेंसेस नीचे लिखे हुए हैं। तो इसमें इसी प्रकार के जो शब्दों का जो कॉम्बिनेशन होता है, कोलोकेशन जो होता है, वो आपको फिक्स करके लिखना है कि उसको ऐसा ही बोला जाता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें है कि द स्टूडेंट हैव टू टेक और गिव, यहाँ पर टेक और गिव में से एक वर्ड आपको चुन करके लिखना है कि ऐसे कोलोकेशन बनाने के लिए इसमें टेक लिखेंगे या फिर गिव लिखेंगे। द इंग्लिश एग्जामिनेशन टुमारो। इसके बाद आपके सामने है द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू टेक और हैव ए सीट। यहाँ पर सीट यानी कि बैठने के लिए वो कहते हैं टेक ए सीट या फिर हैव ए सीट, इसमें आपको फिक्स करके लिखना है कि इसमें क्या बोला जाता है। इसके बाद है कि माई स्कूटर डैश्ड अगेंस्ट या फिर रन इनटू अ कार। अब इसमें डैश्ड अगेंस्ट या फिर रन इनटू में से एक चीज़ आपको लिखनी है। आगे है इसमें कोलोकेशन बनाने के लिए पॉइंट नंबर 4, इसमें है कि आई मस्ट टेक या फिर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सक्सेस। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, जिसमें लिखा है कि आई वुड लाइक टू टर्न अप और इम्प्रूव माई ग्रामर। तो यहाँ पर जो कोलोकेशन है, जो फिक्स्ड कोलोकेशन है, उसमें क्या लिखा जाता है, तो इसका आंसर में आप आगे लिखेंगे। तो इनको आपको बड़े ही ध्यान से करना है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि जो पहला पॉइंट है उसमें आपको लिखना है कि द स्टूडेंट हैव टू टेक द इंग्लिश एग्जामिनेशन टुमारो। तो यहाँ पर गिव नहीं बल्कि टेक लिखा जाता है, तो आप इसमें टेक लिखेंगे। इसके बाद है द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू टेक अ सीट, यानी कि इंटरव्यूअर ने कि इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने कैंडिडेट को बैठने के लिए कहा। द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू टेक अ सीट, यहाँ पर हैव ए सीट नहीं आएगा। इसके बाद आप लेते हैं पॉइंट नंबर 3, जिसमें लिखा है कि माई स्कूटी रन इनटू अ कार। जैसे कि एग्जांपल में लिखा था कि माई स्कूटर डस्ट अगेंस्ट अ कार या फिर रन इनटू ए कार, तो आप यहाँ पर लिखेंगे रन इनटू ए कार। इसके बाद आप लेते हैं पॉइंट नंबर 4, जिसमें है कि आई मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सक्सेस, यानी कि मुझे अपनी सफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है पॉइंट 5, जिसमें आपके सामने लिखा था कि आई वुड लाइक टू टर्न अप या फिर इम्प्रूव माई ग्रामर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई ग्रामर, ना कि टर्न अप। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो कोलोकेशंस है वो इस प्रकार से लिखे जाते हैं और ये फिक्स होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। इसके बाद आप आ जाते हैं पार्ट 4 में, जिसमें लिखा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आप निम्नलिखित सेंटेंसेस को पढ़ेंगे एंड अंडरलाइन द वर्ब, और उसमें जो भी वर्ब आपके सामने आएगी, चाहे वो वर्ब फर्स्ट है, सेकंड है, फिर वो थर्ड है, आप उनको अंडरलाइन करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो लिखा है कि इन मॉडर्न टाइम्स पंखास हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया। तो इसमें हैव के बाद जो वर्ब है बिकम, ये वर्ब थर्ड है, आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद है गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ट वुमन वर्कर्स हैव वर्कड टायरलेसली इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखास मेकिंग। तो यहाँ पर जो वर्कड है आप इसको अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद है पॉइंट 3, मेनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट। तो इसमें जो अडॉप्टेड है आप इसको अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद आपके सामने लिखा है कि वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़ दिस हैंडीक्राफ्ट हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कमर्शियल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म्ड है आप इसको अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि द अंडरलाइंड वर्ब रेफर टू द पास्ट बट हैव रिलेवेंट टू द करंट और प्रेजेंट टाइम। यानी कि जो ये वर्ब आपके सामने लिखी हुई है, जो कि वर्ब थर्ड है, ये जो हमारे इतिहास को सामने रखती है, बट लेकिन हैव रिलेवेंस टू करंट और प्रेजेंट टाइम, लेकिन फिर भी हमारे वर्तमान और जो ये अभी का जो समय चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करते, उससे जुड़ी हुई है।
दिस फॉर्म ऑफ टेंस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस प्रकार के सेंटेंस को, इस प्रकार के टेंस को आप कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वर्तमान काल का पूर्णतः समय। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, वह कार्य जो कि रिसेंटली अभी अभी हाल ही में खत्म हुआ है, इज ऑल्सो टेक द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, वह भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखा जाता है। तो इसमें आगे आपको बताया गया कि नाउ फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आपके सामने कुछ रिक्त स्थान है, आप उनमें वर्बों को भरेंगे विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में आने वाली जो वर्ब है, यानी कि वर्ब थर्ड के रूप में आप उनको भरेंगे इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, जो नीचे आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, आपके सामने एक उदाहरण है जो कि आपके लिए करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में आपके सामने जो लिखा है कि पपेट्स हैव लॉन्ग फैसिनेटेड ऑडियंस वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो कठपुतलियाँ उसने पूरे संसार में लोगों को लुभाया है। तो इसी प्रकार से जो ये पूरी स्टोरी है, इस तरीके से आप इसको पूरा करेंगे। तो इसको पूरा करने के लिए जो ये निम्नलिखित, जो इसमें आपके सामने जो रिक्त स्थान है, आप उसमें क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसके आंसर को पूरा करने के लिए आप इसमें लिखेंगे तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि पपेट्स हैव लॉन्ग फैसिनेटेड ऑडियंस वर्ल्ड वाइड, यानी कि कठपुतलियों ने संसार भर में, यानी कि पूरी दुनिया में लोगों को लुभाया है। पपेटियर्स हैव क्रिएटेड इंट्रिकेट कैरेक्टर्स, यानी कि जो कठपुतली बनाने वाले हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार के चरित्र उसमें बनाए हैं, बहुत ही अनोखे चरित्र उसमें बनाए हैं। एंड कैप्टेड स्टोरी, और मन लुभाने वाली कहानियाँ भी उसके साथ जुड़ी है। विद देयर स्किलफुल आर्टिस्ट्री, यानी कि उनमें जो कुशलता से परिपूर्ण जो उनकी कला है, उस कला को जोड़ते हुए, यानी कि उस कला को प्रयोग करते हुए बहुत लुभावनी कहानियाँ भी उनमें जुड़ी हुई है। आगे आप यहाँ पर लिखते हैं कि दे हैव मास्टर्ड, अब यहाँ पर जो मास्टर, इसकी थर्ड फॉर्म आप इसमें लिख देंगे तो आप लिखेंगे दे हैव मास्टर्ड द डेलिकेट मूवमेंट, यानी कि जिस प्रकार से उनका पुतले को नचाते हैं, उनके जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें उन्होंने महारत हासिल की हुई है, यानी कि उसमें वो एक्सपर्ट बन चुके हैं। दैट ब्रिंग दिस लाइवलेस फिगर्स टू लाइफ, जिसकी वजह से जो ये बेजान जो कठपुतली, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जिंदा हो गई है। एंटरटेनिंग बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, जो कि बच्चों और बड़ों को सभी को मनोरंजन करती आई है। ओवर द ईयर्स, वर्षों से, पपेट्री यानी कि जो कठपुतलियों का जो खेल होता है, हैज़ इन्वॉल्व्ड यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाइल प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल टेक्निक, यानी कि वर्षों से जो ये जो कठपुतली का जो कार्य है उसके अंदर जो यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसमें जो आधुनिक जो तकनीक है उसका भी प्रयोग किया गया है। वाइल प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल टेक्निक, और इसमें जो हमारी पारंपरिक जो तकनीक है उनको भी सजाए रखा हुआ, यानी कि उनका भी संरक्षण किया हुआ है। मैनी पपेटियर्स, यानी कि जो बहुत सारे जो कठपुतली वाले जो लोग होते हैं, हैव पास डाउन देयर क्राफ्ट थ्रू जनरेशंस, की उनकी पीढ़ियाँ ही बीत गई इस कार्य को करते हुए। एंश्योरिंग इट्स कंटिन्यूटी, यानी कि इसको लगातार रखने के लिए उनकी पीढ़ियाँ ही बीत गई है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि दे हैव परफॉर्म्ड इन थिएटर्स, उन्होंने थिएटर में परफॉर्म किया है, टेलीविज़न पर किया है, एंड फेस्टिवल और त्योहारों में भी परफॉर्म किया है। कन्वेइंग इम्पोर्टेंट कल्चर नैरेटिव, और वहाँ पर जो सांस्कृतिक जो उनकी कहानियाँ हैं उनको सुनाते हुए उन्होंने बहुत सारी जगह पर परफॉर्म किया है, जैसे कि थिएटर हैं, टेलीविज़न है एंड त्यौहार है। तो आप इसमें जो वर्ब है आप उनको अंडरलाइन करेंगे ताकि आप समझ जाएंगे कि आप इसमें कहाँ पर क्या भरेंगे। तो जो सबसे पहले है यहाँ पर है क्रिएट, यानी कि यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे क्रिएटेड, उसके बाद आपने लिखा है मास्टर्ड, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड में, यहाँ पर आप लिखेंगे इन्वॉल्व्ड, उसके बाद आप आ जाते हैं पास्ट, उसके बाद आप आ जाते हैं परफॉर्म्ड। इस तरीके से आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रयोग करते हैं, यहाँ पर वर्ब थर्ड को आप इसमें भरते चले जाएंगे, यानी कि वर्तमान काल का पूर्णतः समय। इसके बाद आप आ जाते हैं लिसन एंड रिस्पॉन्ड में, आप यानी कि सुनेंगे और कुछ अपनी तरफ से प्रतिक्रिया करेंगे। तो इसमें लिखा है कि यू लिसन टू अ डायलॉग बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल डिस्कसिंग विच टाइप ऑफ पंखा दे शुड चूज एज ए गिफ्ट।